वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन, इस पर चर्चा करेंगे। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन सिटीजन्स की और कौन कौन सी हैं, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस तरह की सिस्टम है, इनको एनफोर्स कैसे किया जाएगा, लोग कैसे अपने जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनको सर अंजाम देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कब ये इंक्लूड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू हेल्प promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में ऐड की गई हैं। एक नया पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया और उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं वो डाली गई। They are held by the Supreme Court to be obligatory for all citizens। और ये सभी सिटीजन्स को माननी चाहिए कि ये उनके जो हैं बुनियादी फ़राइज़ हैं, ये काम उनको करने चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ द नेशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई उसके तहत इंक्लूड की गई, और 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है एक पार्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसको मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 4A पार्ट जो है वो इंक्लूड किया गया, और एक आर्टिकल जो है वो भी इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नया, और उस आर्टिकल को नाम जो रखा गया वो 51A। आर्टिकल 51 के नीचे जो है इसको इंक्लूड किया गया, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ ख़त्म होती हैं उसके साथ में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो रखा गया। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो रिकमेंडेशन है वो स्वर्ण सिंह की जो कमेटी है उसने रिकमेंड की थी, और जो ये रिकमेंडेशन है ये 1976 में पास हुई, और ये लागू कब की गई, 3 जनवरी 1977 को। ओरिजिनली अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो 76 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुई उसके तहत इंक्लूड की गई, और प्रेजेंट में जो है वो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। These fundamental duties were meant to bring our constitution in line with the Universal Declaration of Human Rights and the constitutions of Japan, China and USSR। इन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन हासिल करके ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर जो है वो ऐड किया गया है, खासकर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनाई गई थी रिकमेंडेशन के लिए, उसकी रिकमेंडेशन के तहत जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। So the fundamental duties of every citizen of India according to the Constitution are: the first, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Second, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Third fundamental duty है to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस when called upon to do so. Fifth, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ और कंपोजिट कल्चर. सेवंथ, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. एट, to dwell the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Ninth जो fundamental duty है वो है to safeguard public property and to abjure violence. And 10th one is to strive toward excellence in all sphere of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. And the last one, the 11th fundamental duty, जिसको 86th amendment के तहत ऐड किया गया था, वो है who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be, what between the age of 6 and 14 year. ये एक उनकी बुनियादी फ़र्ज़ है कि उनको 6 से 14 साल के बीच में जो है अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए. अब इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं. क्या इम्पोर्टेंस है इनकी? इम्पोर्टेंस सबसे महत्वपूर्ण जो है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन हैज़ बिकम अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न at present. These duties remind us to keep our environment free from pollutants. किस चीज़ का हमें रिमाइंड कराती हैं ये कि हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूटेंट से महफूज रखें उसको. So the inclusion of providing opportunity for education for children as a fundamental duty is a big step toward safeguard of human rights and abolition of social injustice. So these are the importance. Now the utility and significance. इन जो fundamental duties हैं इनकी क्या utilities हैं, क्या significance है इनकी, इस चीज़ पर बात करते हैं. तो section fundamental duties were not a part of original constitution. I told you these are not the part of original constitution. These were added by the 42nd Amendment Act 1942. These were added to the Constitution much later, and the idea behind the incorporation of fundamental duties were to remind the citizen of the country that there was certain obligation toward the country and society. And the three most important items in the list of fundamental duties are: first one is those requiring the citizens to respect the ideals of the Constitution and the institution it establishes. Second, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India professing different religions, speaking different languages. And the third one is to safeguard the public property and to abjure violence. So these are the important fundamental duties, or these are the important items in the list of fundamental duties. Now these fundamental duties are non-enforceable and non-justiciable in nature. Non-enforceable and non-justiciable in nature.
So this means that no one can be punished in case of the violence or non-compliance of any fundamental duty. No one can be punished. Similarly, these duties are non-enforceable in nature. That is, no court can or any government body can directly enforce any of these duties on any particular citizen legally. No one can enforce this. But if the state makes a law to prohibit any act or conduct in violation of any of the duties, the courts would uphold that as a reasonable restriction on the relevant fundamental rights. So, for instance, person who owns a national flag in violation of the duties in Article 51A cannot assert that it was burnt by way of demonstration against the government should be protected by the freedom to expression right. Let's conclude our topic. And for the enjoyment of valuable fundamental rights, finally, we need to obey our fundamental duties seriously as a law-abiding citizens and must realize that he has certain duties toward the nation to achieve the objective of Part 4A, that is national integrity and respect, because as Solomon said, there can be no right without a corresponding duty. There can be no right without a corresponding duty. So thank you everyone for watching us. Thank you. Have a good day. सभी का धन्यवाद. हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.